नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोटचोली में सिविल एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तोड़का, कोटचोली, सावनाथ, ट्रेडा गांव के सभी स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को दैनिक उपयोग का सामान वितरित किया गया है, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और साथ ही स्वास्थ्य सुविधा और आधार कार्ड समेत तमाम तरह के लिए कार्यक्रम रखा गया है। सर, आज हम देख रहे हैं कि कोटचोली, सावनार और तोड़का के जो ग्रामीण आपके संपर्क में हैं, यहाँ मिले आए हुए हैं, क्या कुछ जो आप लोग का सिंह का कार्यक्रम बताएंगे सर? तोड़का, कुरचौली, सावनार, ये जितने भी आसपास के ग्रामीण हैं, ये अब तक नक्सलवाद से ग्रस्त थे। पूरा इलाका नक्सलों के चंगुल में था और जब से ये कैंप खुला है तब से ग्राम वासियों को एक कॉन्फिडेंस आया है और जो रूल ऑफ लॉ है वो हम यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कैंप लगने से गांव वालों को हम लोग यहाँ पर चिकित्सा दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं और आने जाने की जो रोड है उसकी कंडीशन को सुधारने का और यहाँ पर बिजली पानी की सुविधा देने का प्रयास करेंगे ताकि गांव वालों के जीवन में सुधार आ सके। सामान्य डेली यूज के सामान है और ये हम देख रहे हैं कि इस इलाके में काफी गरीबी है। पूरी तरह से यहाँ पर विकास कार्य गवर्नमेंट के पहुंच नहीं पाए हैं और उसी प्रकार से हमको जो डेली यूज की चीजें कंबल है, साइकिल है, स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए बैग है, कॉपी किताब है और जो खेती बाड़ी के सामान है उसको हमने दिया है ताकि जो यहाँ की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सबको उसका प्रयोग कर सकें। तो सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में, जहां पर बजट सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा लगातार जारी है। विधायकों ने कई मुद्दों को उठाया है। 29/11 को उनकी उपस्थिति में बस्तर ओलंपिक का भी, उस कार्यक्रम का भी आयोजन किया था। ये जो पूरे डेट हमारे क्लैश हो रहे थे उसके कारण से हम लोगों ने इसके संदर्भ में माननीय और जो आग्रह किया मंत्री जी इसके संदर्भ में और जो जानकारी चाहिए मोहल्ले जी को दे देंगे। जी जी। माननीय सभापति महोदय, तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, बता दिए। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम बैठिए भाई। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जो प्रश्न है, माननीय आप इग्नोर मत कीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ये डेट पहले 6/12 को निरस्त हुआ, 17/12 को तो आवेदन की तिथि है, इनको क्लियर करें ना। तो आवेदन कब दिए? मोहल्ले जी, आप चाहते क्या है ये पूछ लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि डेट 6/12 को या तो बताया कि निरस्त नहीं हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ 6/12 तिथि निर्धारित हुई, निरस्त कैसे हो? 17/12 को निर्धारित हुए और 6/12 को तिथि मतलब कैंसिल हो। बता दीजिए मंत्री जी। बैठिए तुलेश्वर जी, थोड़ा सा शादी हुआ ही नहीं, छठी बनाना चाहते। अरे बैठो ना। माननीय सभापति, ऐसा है, ठीक बोल रहे हैं माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही इस बात को कहा है कि इसमें अलग अलग तिथि पर इसकी पूरी कार्य रेखा बनी और उसके तहत में आग्रह किया गया। पहले तो मैं आपको जानकारी फिर से मैं सिलसिलेवार बता देता हूं। विभागीय प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 20/11/2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न खेल संघों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में विभिन्न खेल विधाओं से संबंधित आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। साथ ही प्रतिभागियों की आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रतिष्ठित होटल प्रबंधक की बैठक आयोजित की गई। दिनांक 22/11/24 को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली एवं राज्य स्तरीय समिति एवं आयोजन से संबंधित जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यूआई के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में 17/11/2024 को एकलव्य विद्यालयों की चतुर्थ
राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में विभिन्न विभाग के सचिव, पुलिस महानिरीक्षक और कलेक्टर रायपुर, पुलिस अधीक्षक रायपुर की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। 3/12/2024 को माननीय विभागीय मंत्री जी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता तैयारी के अंतिम रूपरेखा के संदर्भ में चर्चा की गई। लेकिन जो मैंने कहा कि उसके मध्य में, क्योंकि हमारे विधानसभा की तिथि और बस्तर में जो ओलंपिक की तिथि वो तिथि भी उसी मध्य थी, तो उसके कारण से हमने इसको आगे बढ़ाने का आग्रह किया। पत्र बाद में गया है, लेकिन हमने आग्रह किया था, तो उस आग्रह को मानते हुए उसने स्वीकार किया। जवाब तो आया नहीं, फिर मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, क्या माननीय सभापति महोदय तिथि बढ़ाने के तो इन्होंने बातें ही नहीं की, निरस्त पहले हो गया। एक दूसरा मैं बता दूं, क्या इन्होंने पत्र व्यवहार पुनः किया कि और आयोजन खेल प्रतियोगिता का राष्ट्रीय स्तर हो? क्या मांग किया, अनुरोध आपने दिल्ली से? और आपने मांग किया क्या, ये बताइए ना। और मांग किया तो कब किया और उनका जवाब आया क्या? माननीय सभापति महोदय, फरवरी महीने 2025 के में हमने फिर से इसको किए जाने के लिए, आयोजन को किए जाने के लिए अनुरोध किया है। श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, जैसे हो गया, नहीं इसमें आपका होगा ध्यानाकर्षण। सितंबर माह में पत्र सरकार को जारी हो गया था, 4 महीना पर्याप्त समय था सरकार ये क्वेश्चन और भी ये ध्यानाकर्षण का मामला नहीं आएगा, उनका भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, उनको पूछने दीजिए। तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम की थी माननीय सभापति महोदय, और ये आज छत्तीसगढ़ की सरकार संधि की बात को तो मानते नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इसी में ध्यानाकर्षण है। होगा तो आप बात करिए ना सचिवालय से ध्यानाकर्षण के बारे में। प्रश्न आया, इसीलिए मैं इसमें पूरा रूप में पूछा। माननीय सभापति पहले महोदय, उनको पूछने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से छत्तीसगढ़ प्रदेश पर अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए कितने छात्रावास आश्रम संचालित है जानकारी चाहिए थी। जानकारी आ गई है। उसके साथ ही साथ शिष्यवृत्ति के संबंध में जानकारी चाहिए थी। परंतु माननीय सभापति महोदय, 2023 एक जिले की बात करें, हम कोरबा जिले पूरे प्रदेश की बात करें, कोरबा जिले में 2023 में 11 करोड़ से अधिक की शिष्यवृत्ति आती है, वही 24 पर 6 करोड़ से अधिक की राशि आती है, अर्थात आधे पे हम आ जाते हैं। क्या कारण है माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा, ये शिष्यवृत्ति आवंटन कम था या छात्र की दर्ज संख्या कम थी या शिष्यवृत्ति देना शेष है? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए थी उसके पूरे उत्तर मैंने दिया हुआ है। पूरे प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने आश्रम छात्रावास के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा के संदर्भ में जानकारी चाहिए थी। शिष्यवृत्ति के रूप में हमारे सरकार के माध्यम से 1500 रुपए प्रति माह हमारे विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति दी जाती है और 1200 रुपए जो है हमारे जो उनको भोजन सहायक योजना के अंतर्गत 1200 रुपए दिया जाता है। और कोरबा के संदर्भ में माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए उसमें हमारे पास जो शिष्यवृत्ति की राशि है वो उपलब्ध है और हम उनको शिष्यवृत्ति की राशि उनको उपलब्ध कराएंगे। जहां जिलेवार जानकारी है, कहीं पर कोई परेशानी की स्थिति नहीं है सभापति महोदय, ताकि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा को प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और आपने देखा कि पूरे योजना के तहत में हमने बच्चों को किस तरीके से उनको सुविधा देने का काम किया है, चाहे वो उनके सामूहिक मेज का हो, नाश्ता का हो या फिर उनके खेल सामग्री का हो, उनके तकिया थाली चादर, सब चीजों की चिंता सरकार के माध्यम से की जा रही है। जो आपने कोरबा के संदर्भ में जानकारी चाहा है कि पहले 11 करोड़ दिया गया था, अभी 6 करोड़ दिया गया है, तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल्द से जल्द वहां पर भी उनकी जो डिमांड है उसके आधार पर उसकी राशि में मुक्त किया जाएगा। जल्द से जल्द कब तक कर दिया जाए? क्योंकि 24 खत्म हो चुकी, 25 शुरू हो गई।
उसकी तिथि बताएं, कब तक के शिष्यवृत्ति पूर्व दिया जाएगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। समय सीमा के साथ में हमारे उन विद्यार्थियों को ये चाहे शिष्यवृत्ति हो या भोजन सहायता राशि हो, ये तत्काल उनको मिले, ये सरकार की मंशा है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पे हम कार्रवाई करें और विभाग के हमारे अधिकारी इस पे लगे हुए हैं और हमारा भी प्रयास है कि जल्द से जल्द इस राशि को हम विमुक्त करें। सरकार के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके। श्री एक मिनट सर, बस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिला कोरबा पर आश्रम छात्रावास की मरम्मत के लिए राशि भेजी जाती है। आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास रायपुर से परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को 6,62,29,000 रुपए की राशि दी जाती है, जिस पर वहां के ठेकेदार के द्वारा 4,36,00,000 बिना वर्क के, बिना काम के ही आहरण कर लिया जाता है, जिस पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एंटी ब्यूरो से प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर के द्वारा जांच कराई जाती है। जांच में दोषी पाए जाते हैं, बिना काम के 4 करोड़ रुपया आहरण कर दी जाती है। क्या माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, इस जो ठेकेदार है, संबंधित ठेकेदार जिन्होंने बिना वर्ग के आहरण किया, उस पर उनके ठेका को निरस्त करते हुए क्या उन पर उनके बेल लगाएंगे उन पर? ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के तहत में ये उद्भूत नहीं होता। माननीय सदस्य के पास में कोई जानकारी है तो उसको उपलब्ध करा दे तो हम आप मंत्री जी को बता दीजिएगा, वो दिखवा लेंगे। जी, थैंक यू। ठीक। श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय मंत्री जी, मैं छोटा छोटा प्रश्न करूंगा और छोटा छोटा उत्तर दे दीजिएगा। ये जो आप उद्यानिकी महाविद्यालय है, उसका नाम आपने रखा है पूरे 15 का। एक को पढ़ देता हूं, किशोरीलाल शुक्ल उद्यानिकी विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र। वैसे पूरे 15 महाविद्यालय में जुड़ा है अनुसंधान केंद्र। तो मुझे ये बताएं कि वहां अनुसंधान केंद्र है कि सिर्फ कॉलेज है, और अनुसंधान केंद्र है तो किस विषय के अनुसंधान होते हैं? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए मैंने उसको पूरा उपलब्ध कराया है। और जो हमारे विश्वविद्यालय है उसके साथ में अनुसंधान केंद्र के लिए आपने पूछा है, भविष्य में हम अनुसंधान केंद्र के दृष्टि से भी हम काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भविष्य में बाद में जाएंगे ना। एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, मैं फिर से दोहरा देता हूं। माननीय सभापति महोदय, पढ़ा है उसको फिर से पढ़ देता हूं। किशोरीलाल शुक्ल उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र राजनांदगांव। तो ये कॉलेज है कि कॉलेज और अनुसंधान केंद्र दोनों हैं? और यदि अनुसंधान केंद्र हैं, ये पूरे 15 महाविद्यालय में लिखे हैं ना, पूरे 15 महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र लिखे हैं, एक में नहीं लिखा। तो यदि अनुसंधान इन 15 में होता है तो क्या अनुसंधान किसी एक कॉलेज का बता दीजिए कि या नहीं होता है? नहीं होता है बता दीजिए। भविष्य में क्या करेंगे छोड़ दीजिए ना। अभी वर्तमान में क्या अनुसंधान होता है कि नहीं होता है कि सिर्फ नाम के लिए उसको रखा गया है, ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही ऊर्जावान है और जागरूक है। और आप स्वयं देख रहे हैं सभापति महोदय, माननीय सदस्य भार साधक मंत्री अभी हमारे साथ नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। अब उनका उत्तर मैं दे रहा हूं। बहुत सारे विषय पे तो मुझे भी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि मेरी क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, तो उनके संदर्भ में हम लोग वो कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी वर्तमान में केवल महाविद्यालय का ही वहां पर कार्य किया जा रहा है और अनुसंधान का कार्य वहां पर अभी नहीं है, सिर्फ नाम के लिए। नाम अभी वर्तमान में अभी तक सिर्फ नाम के लिए ही अपन तय कर ले। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो इसीलिए आप भार साधक हैं इसलिए छोटा छोटा पूछा साहब। अब ये बताइए साहब कि कितने पद
शैक्षणिक के रिक्त हैं और कितने प्रशासनिक पद रिक्त हैं स्वीकृत के विरुद्ध। इतने प्रशासनिक पद स्वीकृत हैं, इतने शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं और उसके विरुद्ध इतने भरे हैं और इतने रिक्त हैं। माननीय सभापति महोदय, जो हमारे 15 जो महाविद्यालय हैं उसमें स्वीकृत पद हैं 692 और भरे गए पद हैं 69 और रिक्त पद हैं 623। माननीय, मेरा एक छोटा छोटा ही करूंगा। 623 पद रिक्त है, 15 कॉलेज में 69 पद भरे हैं। अब यह अनुमान लगा लें साहब पढ़ाई क्या हो रही हो। यदि आप बोल सकते हैं इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है पढ़ाई के लिए, या आप प्रतिपूर्ति करने जा रहे हैं या भर्ती करने का कोई कार्यक्रम है, वर्तमान में कक्षाएं किस तरह से कैसे संचालित होती हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं ये बता दीजिए। फिर एक छोटा सा प्रश्न और करूंगा मैं बस। माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 साल में केवल कॉलेज खोला गया और पदों की भर्ती के पूर्ति के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अभी जो आपने पूछा है उसके तहत में हमारे इन संस्थाओं में 50 शिक्षकीय स्टाफ है जो रेगुलर हैं और गेस्ट टीचर के रूप में 41 कार्यरत हैं और पार्ट टाइम टीचर के रूप में 62 कार्यरत हैं। कुल लगभग 153 स्टाफ वहां पर कार्यरत है। मेरा एक अनुरोध है आपसे इस प्रश्न के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए और खास तौर पे फसल चक्र परिवर्तन के लिए और खास तौर पे धान में आप खेती कर रहे हैं उसके परिवर्तन के लिए। पार्ट टाइम है, अतिथि हैं, इसके हैं, उसके हैं। आपने जो जानकारी दी है साहब, जिस तारीख तक प्रश्न दिया है उस तारीख तक तो इसकी व्यवस्था नहीं थी, जिस तारीख तक का उत्तर दिया है। क्या इसकी भर्ती अभी 15 दिन में कर दी गई प्रश्न के बाद, जितना आप बता रहे हैं उसको? मुझे कम से कम ऐसा उत्तर तो विभाग से मत दिलवाइए। जो खाली हुआ है वो 15-20 दिन के अंदर भर्ती कर ली गई क्या 140 लोगों की? एक उसको बताएंगे। दूसरा छोटा सा, क्योंकि आपने लिखा है कि प्लेसमेंट आप करवाते हैं और उसका रिकॉर्ड नहीं रखते। आपने प्लेसमेंट एजेंसी जिस लेवल में भी खोली होगी, कॉलेज लेवल में, विश्वविद्यालय लेवल में, उस प्लेसमेंट एजेंसी में कितने लोग हैं, कौन कौन स्तर के लोग हैं, उसका नाम पता बताओ, बता दीजिए मुझको। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाहिए उसके अलग से एक बार उपलब्ध करा दी प्लेसमेंट एजेंसी के संदर्भ में, मैं उसकी भी जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक, तो उसको बता दीजिए ना। और उसके साथ साथ जो आपने कहा कि लगभग भर्ती के लिए हमने 181 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है और 38 जो सहायक प्राध्यापक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। लेकिन कुछ जो उस पे भर्ती के उस पर कुछ प्रक्रिया में कुछ शिकायत प्राप्त हुई और राज्यपाल महोदय के यहाँ पर, और उसके माध्यम से जो सब जुडिशियल मामला होने के कारण से अभी वो भर्ती रुकी हुई है। आप आगे बढ़ गए। आने वाले समय में इसको किया जाएगा जब आप बिल्कुल करेंगे। आप राज्यपाल जी का नाम लाए। विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही उसमें शिकायत हुई है कि महाविद्यालयों के लिए भर्ती हो रही उसमें राज्यपाल महोदय के पास शिकायत हुई? जो मेरी विश्वविद्यालय में कल मैंने उल्लेख किया था, विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई है कुरिल साहब के खिलाफ, उसमें शिकायत हुई है। विश्वविद्यालय में जो भर्ती हो रही है उसमें, कि कॉलेज की भर्तियों में भी राज्यपाल महोदय के पास शिकायत हुई है। क्योंकि जिस दिन प्रश्न लगा, जिस दिन उत्तर आप अलग से भी देंगे चलेगा, लेकिन बात सब मेरे विश्वविद्यालय की बात है। विश्वविद्यालय की मैं पूछा हूं आपसे, महाविद्यालय की। महाविद्यालय में 15 दिन के अंदर यह डेवलपमेंट है क्या? क्योंकि आपने उत्तर दिया है उसमें तो आप ही ने स्वीकार किया कि 623 पद खाली है, सिर्फ 69 भरे, तो शैक्षणिक काम तो वहां नहीं हो रहे। यदि प्रश्नाधीन अवधि में कोई भर्ती आपने की है, इसी दौरान आपने अतिथि शिक्षक की उसकी व्यवस्था की क्या, ये बता दीजिए। क्योंकि ये जानकारी गलत दे रहे हैं मेरे हिसाब से, और ऐसी जानकारी में आपको कार्रवाई करनी चाहिए।
20 दिन में ये डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो बाकी आपके ऊपर है, आप मुझे चलिए बता दें। मंत्री जी बता दीजिए फिर। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया कि यहाँ पर जो हमारे रेगुलर टीचर के रूप में जो 50 छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र लगातार जारी है और विधायकों ने कई मुद्दों को उठाया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। परीक्षा के समय में तनाव से छुटकारा, परीक्षा का प्रेशर अब होगा खत्म। कौशल्या देवी साई के लाजवाब टिप्स, परीक्षा की चिंता से निपटने के सुझाव, परीक्षा का स्ट्रेस अब होगा छूमंतर, दिमाग को तनाव मुक्त करने के आसान उपाय। छत्तीसगढ़ में परीक्षा चल रही है और ऐसे समय में कई बच्चे घबरा जाते हैं। परीक्षा की तैयारियों के दौरान तनाव का भी कई बच्चों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पत्नी कौशल्या देवी साई ने बच्चों को जरूरी टिप्स दिए हैं, जो परीक्षा के समय में विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि नींद आती है तो पानी ज्यादा पिए, हर 15 मिनट में पानी पिए, जिससे नींद नहीं आएगी और पढ़ाई में मन लगेगा और दिमाग में भी तनाव मुक्त रहेगा। बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। इतना ही नहीं, इस खास बातचीत में कौशल्या देवी साई ने कई सुझाव दिए हैं, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री राम। और बच्चों के लिए है तो जो बच्चे आप मुझे सुन रहे हो और बोर्ड एग्जाम है तो बिल्कुल परेशान नहीं होते, मस्ती में रहना चाहिए। इससे क्या रहता है, आपका माइंड पूरा फ्रेश, और अगर आप वजन लेते हो तो माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, तो जो आप पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके ध्यान में नहीं होता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना है। पानी अच्छा सा रखिए अपने पास, बोतल में भर के रखिए, 3 बोतल रखिए, 4 बोतल रखिए। उसको सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक खत्म करना है और बिल्कुल बीच बीच में पीना है। ये नहीं कि प्यास नहीं लग रहा है तो नहीं पिए, बिल्कुल पीते रहना है। और यदि झपकी आती है तो जैसे मैं हर स्कूल में बोलती हूँ बच्चों के लिए कि वो आलस का नींद होता है जो दिन में आता है और पढ़ते समय आता है विशेषकर, तो ये आपका आलस का रहता है। तो उसमें आप बिल्कुल 15 मिनट के लिए बैठ जाएं, या सोफे में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, या लेटना चाहें तो बिल्कुल जहां बैठे वहीं पे लेट जाएं। 15 मिनट में आपका वो आलस वाला नींद दूर भाग जाता है। फिर उठें, पानी का छींटा मारे, पानी पिए और उसके बाद फिर से अध्ययन के लिए बैठ जाए। फिर देखिएगा आपका माइंड बिल्कुल कुल पूरा चीज को लेने लगेगा और जो आप पढ़ेंगे, जो आप स्कूल के अंदर पढ़ चुके हैं, वो सब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल आपके माइंड में वो पूरा चीज सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और माता पिता भी आप जितना हो सके बच्चों के साथ हंसिए, बोलिए। बच्चों के ऊपर कोई दबाव माता पिता का भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा बहुत होशियार है, उससे कम नंबर तुम्हारा नहीं आना चाहिए। तो ये भी ना बोले, आपका बच्चा अपने तरीके से एनर्जी है, ऊर्जावान है और बहुत ज्ञानवान है। तो हर बच्चे का बुद्धि और विकास अलग अलग होता है, चाहे क्लास में क्यों ना पढ़ रहे हो। तो इसीलिए माता पिता पूरा आशीर्वाद रखें और अपने होनहार बेटे पर विश्वास रखें कि उनका बेटा बहुत अच्छा करके ला रहा है, उनकी बेटी बहुत अच्छा करके ला रही है। और अगर इस तरीके से माता पिता का सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है कि बच्चे आप बहुत अच्छा करके आगे निकलेंगे। और जिस तरीके से आज केंद्र सरकार तो कर ही रहे हैं, पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अनेक तरीके से हम लोग आगे ला रहे हैं। और पढ़ाई आपके हाथों में ये नहीं है कि नौकरी के लिए ही पढ़ना है, आपके बुद्धि विकास के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज हम वैज्ञानिक पद्धति से खेती भी कर रहे हैं, इसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अनेक गैजेट्स हमारे हाथ में, उसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप ठगे न जाओ, इसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और मस्ती में पढ़िए। जैसे हम हमेशा मस्ती में रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े कामों को हम सफलता से कर लेते हैं। और जब मीडिया भी हमारे सामने आते हैं, बहुत सारा सवाल करते हैं, हम कोई तैयारी नहीं करते। उनका सवाल जैसे होता है वो सवाल का जवाब हम फटाफट दे लेते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो हमारे बच्चे आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, अपने इष्ट को जरूर ध्यान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, गुरु का सम्मान
ध्यान करना और इस तरीके से करके पढ़ाई करने बैठना, तो आप बहुत अच्छा करेंगे, तो आपका भविष्य उज्जवल हो। आज शाह सरकार आपके साथ में है, हम भी आपके साथ में हैं। जब भी आपका मन डिस्टर्ब हो हमको याद करिएगा और कोशिश करेंगे कि हम आपके बीच में रूबरू हों और आपसे प्रत्यक्ष बात कर पाए। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आपका रिजल्ट जब तक आएगा शायद तब तक मैं आपके बीच में आ चुकी होंगी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा बधाई और शुभकामना। तो सुना आपने, कौशल्या देवी साई ने इस खास बातचीत में बेहद ही सरल तरीके से कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए जो परीक्षार्थियों के लिए बेहद जरूरी साबित होंगे। इन टिप्स को अपनाने से दिमाग तनाव मुक्त रहेगा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।